ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं जो द्विवेदी युगीन गद्य शैली के निर्माता के रूप में द्विवेदी जी को किस प्रकार का महत्व प्राप्त है और कैसा उनका हिंदी साहित्य में स्थान है, क्या उनकी शैली रही है। तो शैली समीक्षा के मूलतः दो रूप होते हैं, एक है सैद्धांतिक और दूसरा है व्यवहारिक। शैली के सिद्धांत पक्ष का विचार करते समय कुछ बातें सामने आती हैं, जैसे शैली के अवयव क्या हैं, शब्द विन्यास क्या है, वाक्य रचना क्या है, प्रघटक क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियों की संयोजना क्या है, अलंकार योजना कैसी है। शैलीगत गुण कौन कौन से हैं, तो जैसे प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है, लाक्षणिकता है, प्रभावोत्पादकता है, विषय ग्राह्यता है और उनका पालन आदि है। शैलीगत अवगुण क्या है, जैसे व्याकरण का च्युत हो जाना, क्रम दोष आना, अस्पष्टता होना, दुरूहता होना, शब्दों का अवैध प्रयोग होना, प्रादेशिकता होना। रचना शैली क्या है, जैसे कि आरंभ और अंत, क्रम संयोजना, विचारों का रूपन, इतिवृत्त कथन, वर्णन पद्धति, भावोद्रेक, परिहास और प्रेम। तो द्विवेदी जी ने एक विशिष्ट शैली आलोचनात्मकता को जन्म दिया। वही उनकी अपनी निजी शैली रही। उनकी आलोचनात्मक शैली को 3 रूपों में देखा जा सकता है, आदेशपूर्ण, खोजपूर्ण और भावपूर्ण। भाषा की सरलता, मुहावरे दोनों मतलब भाषा की सरलता है और उनके साथ साथ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है और सजीवता की दृष्टि से यही प्रधान शैली भी मानी जा सकती है। इसमें उर्दू और संस्कृत दोनों के ही तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में ओज का पुट है और गंभीरता की झलक भी स्पष्ट है, क्योंकि भाव प्रकाशन के साथ साथ शैली की विषयानुकूलता बनती जाती है। उनको यह शैली संयत भी है और सजीव भी है। इस शैली को प्रधान शैली मानने में कोई आपत्ति भी नहीं है। इस शैली के 2 अन्य रूप विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हुए नजर आते हैं और वो दोनों रूप हैं व्यंग्यात्मकता, गवेषणात्मकता और वर्णनात्मकता। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्विवेदी जी की शैली के संबंध में लिखते हैं कि द्विवेदी जी की शैली का व्यक्तित्व यही है कि वह ह्रस्व, अनलंकृत और रुक्ष है। उनकी भाषा में कोई संगीत नहीं है, केवल उच्चारण का ओज है जो भाषण कला से उधार लिया गया है। विषय का स्पष्टीकरण करने से आशय से द्विवेदी जी जो पुनरुक्तियां करते हैं वे कभी कभी खोखली सी चली जाती हैं, असर नहीं करती, लेकिन फिर भी वे फिर आती हैं और फिर असर करती हैं। लघुता उनकी विभूति है। वाक्य पर वाक्य आते हैं और विचारों को पुष्ट करते हैं, जैसे इस प्रदेश की छोटी लाखोरी ईंटें दृढ़ता में नामी है, वैसे ही द्विवेदी जी के छोटे छोटे वाक्य, जैसे स्वागत स्वागत, खूब आई, कहिए क्या हुआ, कुशल तो है, ब्रज पर कोई विपत्ति तो नहीं भाई, किस लिए रात को यहाँ आगमन हुआ। तो इस तरीके के जो वाक्य प्रयोग हैं, छोटे छोटे संवाद हैं, उनका प्रयोग द्विवेदी जी ने अपने काव्य में किया है और करते रहते हैं। इसी के साथ साथ यदि देखें तो जो द्विवेदी जी का मतलब के भाषा तत्व है, उनको क्योंकि युग नर्म जो उनकी भाषा है, युग निर्माता द्विवेदी जी की भाषा के रूप में जानी जाती है। तो इसके अलावा भाषा में वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, मूर्तिमत्तात्मक और वृत्तात्मक, संलापात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक जो शैलियां हैं, ये भी बीज रूप से विद्यमान है। किसी एक ही शैली का विकसित रूप उनकी किसी भी रचना में आद्योपांत व्याप्त नहीं। शैली की सुकुमारता से उनका भाषा सौंदर्य बनता चला जाता है, घटता नहीं। और ये जो वर्गीकरण है, इसे भी 2 रूपों में विकसित किया जा सकता है। जैसे कि जो एक तो द्विवेदी की प्रत्येक रचना में इनमें से कोई ना कोई शैली अपेक्षाकृत अधिक प्रधान है और दूसरे ये ही विकसित होकर
द्विवेदी युग के सिद्ध लेखकों की विभिन्न गद्य शैली। क्या है कि सरस्वती में आख्यायिका, ऐतिहासिक विषय, जीवन चरित, देश नगर स्थल इत्यादि वर्णन, फुटकर विषय, विचित्र विषय और वैज्ञानिक विषय खड़ी बोली के अंतर्गत प्रकाशित द्विवेदी जी की अधिकांश रचनाएं और जल चिकित्सा आदि पुस्तकें वर्णनात्मक शैली के वर्ग में आती हैं। इन रचनाओं में अन्य शैलियों का भी यत्र तत्र पुट आ गया है, परंतु वो गौण रूप से है। विषयानुकूल संस्कृत या हिंदी बोलचाल की पदावली के बीच बीच में आवश्यकता और सुविधा के अनुसार अरबी, फारसी का अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है। लेखक एक कथा सी कहता हुआ चला रहता है। एक उदाहरण है कि गार्ड साहब कई साल से अपने बगीचे में देख रहे थे कि एक नियत समय पर बहुत सी मक्खियां इतनी अधिक हो जाती हैं कि इनसे बगीचे के प्रायः सभी पेड़ पौधे ढक जाते हैं। बार्ट साहब इनकी बढ़ती पर बड़े चकित हुए। वे अनुसंधान करने लगे कि एकाएक ये मक्खियां इसी समय यहाँ कैसे आ पहुंचती हैं और इनकी इतनी अधिक वृद्धि इतनी जल्दी कैसे हो जाती है। बहुत दिनों के बाद वार्ड साहब को इनके विषय में जो बातें मालूम हुई वे बहुत ही कौतूहलजनक थी। तो इस शैली में लक्षण, व्यंजना या अलंकारिक सौंदर्य का प्रभाव है। लेखक के मन की स्पष्ट बातें प्रसाद गुण संपन्न साधारण भाषा में व्यक्त की गई हैं। श्री हर्ष का कलयुग, वैदिक देवता आदि लेखों में वस्तु की प्राचीनता के कारण संस्कृत शब्दों की बहुलता है। अपंडित पाठकों की निर्बल मानसिक भूमिका के प्रति सावधान लेखक की रचना में अध्यापक का स्पष्ट स्वर स्थान स्थान पर सुनाई पड़ता है। वे कहीं इतिहास, कहीं भूगोल, कहीं धर्मशास्त्र, कहीं भाषा साहित्य प्रेम, कहीं व्यापक ज्ञान की बातों का पाठ पढ़ाते हुए दिखलाई देते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि कुशल पूर्वक 50 वर्ष बीत जाने के उपलक्ष्य में जो उत्सव किया जाता है उसे अंग्रेजी में जुबली कहते हैं। महारानी विक्टोरिया को जब राज्य करते 50 वर्ष हो गए थे तब इस देश में जुबली का महोत्सव हुआ। 60 वर्ष बीतने पर उससे भी बढ़कर उत्सव किया गया था। तार द्वारा खबरें भेजने का काम करने वाली एक कंपनी विलायत में है। उसका नाम है रूटर्स टेलीग्राम कंपनी। इसी कंपनी की बदौलत भारत के दैनिक समाचार पत्र यूरोप के वर्तमान युद्ध की अधिकांश खबरें प्रकाशित करते हैं। हिंदी साहित्य के रचनाकारों और हिंदी जो नागरी प्रचारणी सभा है तो उन संस्थाओं के अधिकारियों की कलुषित कृतियों पर क्षोभ, पारस्परिक वाद विवाद और अमर्ष आदि के अवसरों पर द्विवेदी जी की भाषा शैली व्यंग्यात्मक होती है। इस श्रेणी की रचनाएं हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, कौटिल्य कुठार, भाषा और व्याकरण, भाषा पद्य व्याकरण, इस प्रकार की पुस्तकों की आलोचनात्मक जो स्वरूप है वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी तथा फारसी के शब्दों और मुहावरेदार भाषा के प्रयोग और अभिधा की अपेक्षा लक्षणा व्यंजना द्वारा पग पग पर सन्निहित है। तो इस प्रकार द्विवेदी जी ने यहाँ पर इन सब में व्यंग्यात्मक शैली का पुट दिया है। तो कहीं रचनाकार को संबोधित करके उस पर हुल्लड़बाजी का हास्य मिश्रित व्यंग भी दिखाई देता है। इसका उदाहरण है जैसे वहवा संशोधक महाशय, क्या करके रहिए बड़े भाई का दुख पाने पर भी इसका क्या अर्थ है। बलिहारी इस वाक्य रचना की का संबंध का चिन्ह है, परंतु निकट ही
जो दुख शब्द है उससे उस बेचारे को कोई संबंध नहीं। जब वह उड़कर अनादर शब्द से पहले जा बैठता है तब मनुस्मृति के अनुवाद का अर्थ समझ पड़ता है। क्या खूब! अजी साहब, यदि आपने अंग्रेजी वाक्य रचना का अनुकरण किया था तो विराम के चिन्ह देकर आपको दुख पाने पर भी इन शब्दों को पृथक कर देना। तो कहीं ये जैसा व्यंग यहाँ पर द्विवेदी जी ने दिया है, तो कहीं इस प्रकार के व्यंग में अतिशय तीखापन लाने के लिए विशेषणातिरेक और विरोधों का सहारा लिया गया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं और उन उदाहरणों के द्वारा कहीं पर श्लेष के आधार पर व्यंजना का चमत्कार है। जैसे एक स्थल पर जो है कहा गया है, एक वर्णन आता है इसमें, तो उदाहरण में कहते हैं कि जी महाराज, आप विद्वान, आप आचार्य, आप प्रधान पंडित, आप विख्यात पंडित और हम अगाध अज और दुर्जन, क्योंकि हम आपको व्याकरण तोषप्रद नहीं। तो इस प्रकार के उदाहरणों में श्लेष के आधार पर व्यंजना का चित्रण, मतलब यहाँ पर विशेषणातिरेक द्वारा विरोध का सहारा लिया है और इसी प्रकार से श्लेष के आधार पर एक व्यंजना का चमत्कार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि सभा आज्ञानुसार उसका पत्र ऊपर छप गया। रही शंका की बात, तो हम बिल्कुल निशंक हैं, परंतु लोगों के हृदय में किन किन शंकाओं का उठना संभव है यह हम नहीं जान सकते। इसका पता सभा ही कृपा पूर्वक लगाए। तो यहाँ पर श्लेष के द्वारा व्यंजना का चमत्कार दिया है और कहीं व्याज निंदा के द्वारा कठोर व्यक्तिगत आक्षेप भी प्रस्तुत किए गए हैं और अधिक मानसिक उद्वेग की दशा में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग कर लिया गया है। जैसे एक उदाहरण में कहते हैं कि अभी तक हम आपको हिंदी और बांग्ला का विद्वान, अनेक पुस्तकों का अनुवादक और अनेक सामयिक पत्र पत्रिकाओं का संपादक ही जानते थे, पर अब मालूम हुआ कि आप पुराने लेखकों के बहुत बड़े भक्त, उनके लेखों के बहुत बड़े मर्मज्ञ और हिंदी तथा संस्कृत के बहुत बड़े वैयाकरण भी हैं। आपसे हमारा परिचय भी है और आपका हमसे थोड़ा सा पूज्य भार भी है। इसी से आपके इन गुणों की खबर सुनकर हमें परमानंद हुआ। महानुभावे धन्यास्मि। ईश विद्वदत्र संस्कृत प्राकृत शत समास तद्धित पारावार पारगामिन प्राप्य उत्यास्मि। तो कहीं अंग्रेजी और फारसी के ध्वन्यात्मक शब्द और रूपकादि अलंकार की योजना द्वारा भी उन्होंने व्यंग किया है। कहते हैं, समालोचना सरोवर के हमारे समालोचक महाशय ने हमारी तुलना एक विशेष प्रकार के जल पक्षी से की है। इस पक्षी को किनारे के कीचड़ में ही सब मिल जाता है। थैंक यू। जल पक्षियों के परीक्षक और जुबादानी का कीचड़ उछालने वाले वीर, आपने कभी उस जलचर को भी देखा है जो भूख के मारे अपने हाथ, पैर, सिर और माथा तक को अपने शरीर के कठोर कोठर में छिपाकर पानी में गोता लगा जाता है? तो इसी प्रकार कहीं पर सीधी सादी सरल भाषा भी अत्यधिक मनोरंजक और व्यंग्यपूर्ण हो गई है। कहते हैं कि हम नहीं जानते इसमें किसकी भूल है, लिटरेरी इंस्टीट्यूट की अथवा पंडित दीनदयाल तिवारी की अथवा बाबू सीताराम बीए की। जिसकी हो वह अपनी ले ले, यदि सभी की हो तो पहचान कर अपनी अपनी परस्पर में सब कोई बांटे। तो इस प्रकार की भाषा जो सरल शब्दों में कही वो भी मनोरंजक है, लेकिन उसमें भी व्यंग्य है। चित्रों के परिचय, स्थल, नगर, जनादि वर्णन,
प्रभावोत्पादक व्यंग्यपूर्ण लेख आदि में मूर्तिमत्तात्मक शैली का सन्निवेश देखने के लिए मिलता है। वर्णनात्मक शैली में इसके पृथकत्व का कारण इसकी दृश्यानुभावात्मकता है। इसके शब्द नेत्रों के सामने वर्णनीय विषय का एक चित्र उपस्थित कर देते हैं। चित्र दर्शन में संस्कृत प्रधान या बोलचाल की भाषा का प्रयोग विचित्र है। वो रसात्मकता, कलात्मकता उनकी वस्तु की प्राचीनता या नवीनता के अनुसार होती है। जैसे एक उदाहरण है कि संसार जलमय हो रहा है, ऊपर आकाश और नीचे अगम्य, अथाह, अचिंत्य तथा अपरिमित जल राशि को छोड़कर और कुछ भी नहीं। महाप्रलय हुए बहुत काल बीत चुका है। क्षीर सागर में शेष शैया पर यथेष्ट शयन करके भगवान जागे हैं। लक्ष्मी जी उनकी पाद सेवा कर रही हैं। भगवान लेटे लेटे सोच रहे हैं, जगत अपने आदि कारण में बहुत समय तक लीन रहा, अब उसके विकास का अवसर आ गया है, तब फिर से सृष्टि रचना करनी चाहिए। तो इस प्रकार प्राचीनता में नवीनता का बोध प्राप्त होता है। उनकी जो शैली है, भाषा है, उसमें भौगोलिक या ऐतिहासिक वस्तु वर्णन की भाषा प्रायः हिंदुस्तानी पुट को देने वाली होती है। जैसे एक उदाहरण है कि दीवाने खास की लंबाई 64 फुट और चौड़ाई 34 फुट है। वह 22 फुट ऊंचा है। उसके सामने एक पेशगाह में 3 मेहराबें हैं। दोनों दिन राम 2-2 ताक से हैं, उन पर भी मेहराबें हैं। दक्षिण पूर्व की तरफ शाही महलों में जाने का रास्ता है। उत्तर और दक्षिण की तरफ की मेहराबों के ऊपर जालीदार खिड़कियां हैं। तो यह मूर्तिमत्तात्मक शैली व्यंग्योक्तियों में व्यक्ति प्रधान और परिचय वर्णन आदि में विषय प्रधान हो गई। मुहावरेदार भाषा में अंकित लाक्षणिक मूर्तिमत्ता अधिक मनोहर है। जैसे एक उदाहरण है कि लेखक ने पर सवर्ण संबंधी नियम पर तो पानी फेर दिया है, परंतु चंद्र बिंदु पर अत्यंत कृपा कर दी है। जिस पृष्ठ पर देखो उसी पर ढेर के ढेर टेढ़े चंद्रमा अक्षरों की पीठ पर चढ़े हुए दिखाई पड़ते हैं। जिसे इस बिंदु के विन्यास का इतना ख्याल है, उसे पर सवर्ण को एकदम ही अर्धचंद्र देते देख आश्चर्य हुए बिना नहीं रहे। तो यहाँ पर कवि ने लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता को अभिव्यक्त किया। पाठक या श्रोता को विशेष रूप से प्रभावित करने के लिए द्विवेदी जी ने वृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने आयास वेशित अलंकार, शब्द आडंबर, दीर्घ समस्त पदावली, भाषा के अप्रचलित प्रयोग और प्रवाहारोह और निर्जीवता से रहित ओजपूर्ण, सजीव और प्रवाहमयी भाषा में लक्षणा और व्यंजना की अपेक्षा अभिधा से ही अधिक काम चला लिया है। तो कहीं दो संतुलित पदार्थों की योजना प्रतिपन्नता का चमत्कार इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि कहाँ भवभूति की सरस प्रासादिक और महा आह्लाददायिनी कविता, और कहाँ अनुवादक जी को नीरस अव्यवस्थित काव्य लक्षणहीन दोष दग्ध अनुवाद माला। परस्पर दोनों में
स्वरूप विषयक कोई सादृश्य नहीं है। कौड़ी मोहर आकाश पाताल और ईख इंद्रायण का अंतर है। तो इस प्रकार जो शैलियां महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिखाई गई हैं, उनके द्वारा एक प्रकार से जो एक युग में गद्य शैली का विकास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। द्विवेदी जी ने विषय के अनुसार बोलियों को अपनाया है, शैलियों को अपनाया है। सरस्वती में नए विषयों की जानकारी के लिए जो लेख और टिप्पणी लिखी जाती थी, उसकी भाषा सरल, बोधगम्य, व्यवहारिक और आत्मीयतापूर्ण होती थी। कभी कभी विरोध, प्रशंसा, मंतव्य अथवा समर्थन संबंधी लेखों में उग्रता, संवेदनशील, आक्षेप, निर्भीकता आदि भाव स्पष्ट हो जाते थे, जिससे शैली में हीनता, आवेश और वक्रता के भी दर्शन हो जाते थे। कुछ उदाहरण और भी हैं। कहीं भाषण या लेख के प्रभाव के बीच सहसा कौतूहल वर्धक वाक्य, तदनंतर ज्वालामुखी के उद्गार की सी प्रश्नादि की झड़ी, उपधा में समयात्मक वचन और फिर आमोग दिव्यास्त्र सा अंतिम प्रभ विष्णु वाक्य पाठक या श्रोता के हृदय को बरबस अभिभूत कर देते। इसका उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि समाज कुछ और पूछता है और वह यह है कि समस्त हिंदी अखबारों और मासिक पुस्तकों का अनादर करके किसने और क्या समझकर अगला मासिक पत्र प्रवासी को खोल दिया। रिपोर्ट भेजी, क्या प्रवासी सभा का सभासद है? क्या उसने भवन बनाने के लिए चंदा दिया है? क्या उसने सभा के लिए कई लेख लिखे हैं? क्या उसने सभा के लिए कोई किताब लिखकर सभा की आमदनी बढ़ाई है? क्या उसने कोई वैज्ञानिक परिभाषा लिखकर सभा की सहायता की है? अथवा क्या उसने 1901 ईस्वी की रिपोर्ट की आलोचना इस वर्ष की सरस्वती की तीसरी संख्या में 1900 ईस्वी की रिपोर्ट की आलोचना से अच्छी की है? यदि नहीं, तो उस पर इस कृपा का कारण क्या? कहीं एक ही पदार्थ के अनेक विरोधी विशेषण और उसके पर्याय शब्दों की रमणीयता है, तो कहीं पर जो एक ही पदार्थ हैं, अनेक विरोधी विशेषण हैं और उनके जो पर्याय शब्द हैं उनकी भी रमणीयता का चित्रण किया गया है और इस प्रकार शैली को मनोरम बना दिया गया है। उदाहरण देते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जो एक होकर भी अनेक है, कुछ ना होकर कुछ है, निराकार होकर भी साकार है, ज्ञानवान होकर भी ज्ञानहीन है, दूर होकर भी पास है, सूक्ष्म होकर भी महान है। इस वस्तु का नाम है ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर अथवा परमात्मा। तो बहुत सुंदर बन पड़ा है ये उदाहरण भी। कहीं शब्द युग्मों का आकर्षक प्रयोग किया गया है और उसका एक उदाहरण है जैसे हनीवाल और सीजर, मेजिनी और गैरीबॉल्डी, प्रिंस बिस्मार्क और गैल्वेस्टन, नेल्सन और टोगो, शेक्सपियर और मिल्टन और रणजीत सिंह और प्रताप, कालिदास और भास्कर इसी शास्त्र के अध्ययन के फल थे। कहीं एक की बात का विकल्प द्वारा अनेक प्रकार से सविस्तार उपस्थापन
और भावों का क्रमशः चित्रण किया गया है। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे तो मनुष्य अपनी संतति के जीवन को यथाशक्ति सार्थक करने की योग्यता नहीं रखते अथवा जानबूझकर उस तरफ ध्यान नहीं देते। उनको पिता बनने का अधिकार नहीं, उनको पुत्रोत्पादन करने का अधिकार नहीं, उनको विवाह करने का अधिकार नहीं। तो यहाँ व्यंग किया है लेखक ने, कहीं एक ही निश्चल मत का प्रतिपादन करने के लिए तत्संबंधी अनेक बातों का अर्थ व्यंजक और सुगठित पदावली द्वारा स्पष्ट वर्णन और अंत में अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर का आवृत्ति के साथ निरूपण उनकी सरल व्यक्तित्व कला को उन चरमावस्था पर पहुंचा देता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है कि यूरोप की हानिकारणी धार्मिक रूढ़ियों का उत्पादन साहित्य ने ही किया है। जातीय स्वातंत्र के बीज उसी ने बोए हैं। व्यक्तिगत स्वातंत्र के भावों को भी उसी ने पाला पोसा और बढ़ाया है। पतित देश का पुनरुत्थान भी उसी ने किया है और जो पाप की प्रभुता को जिसने कम किया है, फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन किसने किया है? पादाक्रांत इटली का मस्तक किसने ऊंचा उठाया है? साहित्य ने। तो इस प्रकार का जो कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति है, शब्दों की आवृत्ति है, उत्तरों की आवृत्ति है, ये उनकी जो एक अपनी स्वयं की व्यक्तित्व कला है, चमत्कार है, उसको भी चरमावस्था पर पहुंचा। कहीं पाठक को कुछ सीखने के लिए मिलता है, कहीं व्यंग प्रहार करने के लिए है, कहीं कथा के बीच बीच में कौतूहल का वर्णन है, कहीं पाठकों से अभिन्नता स्थापित करने के लिए उन्होंने संलापात्मक शैली का माध्यम स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भी शैली का विकास, गद्य शैली का विकास द्विवेदी जी ने किया है, वो वास्तव में हिंदी साहित्य के लिए अनुपम है, उसमें एक अनुपम योगदान है और उनका ये योगदान वास्तव में अभिन्न भी है, सबसे अलग है और सबसे सौंदर्यमयी है। एक स्थल पर एक उदाहरण और उन्होंने दिया है और ये है कि जो अलंकारों की योजना मात्रों के अंग रूप में हुई है, रूप विश्लेषक, तो उसको बता रहे हैं। उसका एक उदाहरण है कि सब तरह के भावों को प्रकट करने का स्वभाव रखने वाली और निर्दोष रहने पर भी यदि कोई भाषा अपनी निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारणी की तरह है, कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। अपनी मां को निसहाय, निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़कर जो मनुष्य दूसरे की मां की सेवा शुश्रूषा करता होता है, उस अधम को कृतज्ञता का क्या प्रायश्चित होना चाहिए? इसका निर्णय कौन, मनु, याज्ञवल्क्य या आपस्तंभ ही कर सकते। तो यहाँ पर व्यंग किया है जो अपनी भाषा को छोड़कर और दूसरों की भाषा में साहित्य गढ़ रहे हैं, ऐसे साहित्यकारों के प्रति यहाँ पर व्यंग किया गया है। आगे इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं द्विवेदी जी के। तो रीति और शैली की दृष्टि से भी द्विवेदी जी ने दूसरों की भाषा का सुधार किया। काशी प्रसाद, सूर्य नारायण दीक्षित, वेंकटेश नारायण तिवारी, लक्ष्मी वाजपेयी आदि की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता थी।
सरस्वती संपादक द्विवेदी जी ने उनके कठिन संस्कृत शब्दों के स्थान पर उर्दू या बोलचाल की पदावली की योजना तैयार कराई। सत्यदेव आदि की भाषा उर्दू और अंग्रेजी से प्रभावित थी और जो मधु मुगल मिश्र आदि की भाषा बोलियों के प्रयोग से रंजित थी। पूर्ण सिंह आदि की भाषा में पंजाबी, पांडुरंग और खान आदि की भाषा में बंगला का पुट था। उनकी विरामादि चिन्ह में हीन और संकर भाषा प्रायः शिथिलता और अयोग्यता आदि दोषों से व्याप्त थी। तो संशोधक द्विवेदी जी ने उन सबकी भाषाओं को संस्कृत किया, परिष्कृत किया और उससे सजीवता प्रदान की, प्रसन्नता, समर्थता प्रदान की। तो ये जो सब उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण और उनका जो ये प्रयास है, ये संपूर्ण प्रयास इस ओर संकेत करता है कि जो युग निर्माता हैं, जो गद्य विकास के निर्माता हैं, गद्य शैली के निर्माता हैं, उसके रूप में जो द्विवेदी जी का व्यक्तित्व है वो अत्यधिक प्रभावोत्पादक है और अत्यधिक रमणीय है। उन्होंने पूरी निष्ठा, लगन और कर्मठता के साथ में सरस्वती के माध्यम से एक अच्छे लेखों का चयन किया, पहचान की, उनकी प्रतिभा को उजागर किया और उनकी भाषा को परिष्कृत किया, परिमार्जित किया। तो इस प्रकार से वो एक गद्य शैली के निर्माता के रूप में सामने आए। धन्यवाद।